नमस्कार, मैं शशिकांत। आज कालजयी कवि हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियां बहुत याद आ रही हैं। इन पंक्तियों के जरिए नन्ही चींटी की मिसाल देकर कवि ने असफलता के कड़वे अनुभव के बाद सफलता की इबारत लिखने वालों का हौसला और हुनर बयान किया है। कवि लिखते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तारीख 6 अगस्त 2016, मौका ब्राजील का रियो ओलंपिक, वेन्यू रियो सेंट्रो का पवेलियन 2। 94 देशों के जिन 260 वेटलिफ्टर्स ने भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टिंग के 15 अलग अलग इवेंट्स में हिस्सा लिया, उसमें एक नाम था साइखोम मीराबाई चानू का। रियो में फर्स्ट अटेम्प्ट क्लीन एंड जर्क इवेंट में 104 किलो का वजन उठा सकने में असफल रहने के बाद अगले 2 अटेम्प्ट्स में मीराबाई 106 केजी वेट उठा पाने के अपने दोनों प्रयासों यानी सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट्स में बुरी तरह से असफल रही। नतीजतन 12 वेटलिफ्टर्स के पूल में जिन 2 खिलाड़ियों को डिड नॉट फिनिश का तमगा मिला, उनमें भारत की साइखोम मीराबाई चानू भी एक थी। वैसे तो हार जीत हर खेल का हिस्सा है, लेकिन वेटलिफ्टिंग के खेल में हल्की दिलचस्पी रखने वालों को पता होगा कि डिड नॉट फिनिश का तमगा किसी वेटलिफ्टर के करियर पर एक किस्म का ब्लॉट यानी दाग होता है। कुछ वैसे ही जैसे किसी धावक के हार जीत की तो बात ही दूर, वह दौड़ भी पूरी ना कर सके। पर समय का पहिया कब रुका है? वक्त की बाजी पलटी और मीराबाई चानू के पक्ष में इतिहास के पन्नों में एक और तारीख ने अपनी गवाही दर्ज की, और वो तारीख थी 24 जुलाई 2021 की। इस दिन मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में वेटलिफ्टिंग के 49 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर न सिर्फ 21 वर्षों का सूखा खत्म किया, बल्कि 85 वर्ष के भारत के ओलंपिक वेटलिफ्टिंग के इतिहास में चांदी यानी रजत पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इसके पहले कर्णम बलेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता था। बताते चले कि 1935 में इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अस्तित्व में आने के बाद पहली दफे भारत ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टिंग में हाथ आजमाया था। अब जाकर कोई 85 वर्षों के बाद भारत ने पहला सिल्वर मेडल अपने नाम दर्ज किया। वैसे जिक्र अगर 1936 के ओलंपिक का हो तो याद दिलाता चलूं कि इसी ओलंपिक ईयर में जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने भारतीय हॉकी के सबसे चमकदार सितारे ध्यानचंद को जर्मनी की सेना में आर्मी जनरल के पद का ऑफर दिया था, जिसे ध्यानचंद ने बड़ी विनम्रता के साथ ठुकरा दिया था। बहरहाल, मशहूर भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग के खेल में कोई आम शख्सियत नहीं है। उनकी 4 फीट 11 इंच की लंबाई से उनकी काबिलियत आंकना अक्सर प्रतिद्वंदियों को भारी पड़ता है। रियो ओलंपिक का जिक्र छोड़ दें तो ऐसा लगता है कि मीराबाई चानू को जीतने की आदत है। इन्होंने ग्लासगो में हुए 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में वेटलिफ्टिंग के 48 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया था। 2017 में इन्होंने अमेरिका में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। चानू ने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। 8 अगस्त 1994 को मीराबाई चानू का जन्म इंफाल से कोई 22 किलोमीटर दूर नोंगपोक काकचिंग गांव में हुआ था। शुरुआती दिनों में कुंजरानी देवी जी, जो कि स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेटलिफ्टर थी, उनसे प्रेरणा और प्रशिक्षण लेने वाली मीराबाई चानू पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए मीराबाई चानू के टोक्यो ओलंपिक की बड़ी जीत के गणित को समझते चले। आमतौर पर वेटलिफ्टिंग से हम यही समझते हैं कि एक स्टील का बारवेल होता है जिसके दोनों किनारों पर रबर के वेट्स लगे होते हैं। जाहिरा तौर पर जो सबसे अधिक वेट लिफ्ट करेगा यानी वजन उठाएगा, वो विजेता होगा। पर जैसे हर खेल के कुछ रूल्स ऑफ द रोड और ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड होते हैं, वैसे ही वेटलिफ्टिंग में भी वजन उठाने के 2 कायदे हैं। पहला स्नैच और दूसरा क्लीन एंड जर्क।
स्नैच यानी वेट को जमीन से लेकर सर से ऊपर तक एक समान गति से उठाना होता है, जबकि क्लीन एंड जर्क का मतलब है कि पहले वेट जमीन से चेस्ट लेवल तक लिफ्ट किया जाता है और फिर एक ब्रेक के बाद उसे सर से ऊपर उठाया जाता है। अब स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों सेगमेंट में खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के आधार पर विजेता तय किया जाता है। मीराबाई ने स्नैच में सफलतापूर्वक 87 केजी और क्लीन एंड जर्क में 115 केजी का वजन उठाया और इस तरह से उनका टोटल स्कोर हुआ 87 प्लस 115 इक्वल टू 202, दैट इज 202 केजी। जबकि गोल्ड मेडल जीतने वाली चीन की हु जी हुई के दोनों सेगमेंट का संयुक्त स्कोर था 210 केजी, दैट इज 210 केजी। अंग्रेजी का एक कथन है, सम आर बॉर्न स्ट्रांग एंड अदर्स आर मेड स्ट्रांग। यहां मीराबाई और उनकी चाइनीज कंटेंडर के साथ की गई तुलना न सिर्फ बेमानी सी लगती है बल्कि कई सवाल भी छोड़ जाती है। अगर तथ्यों के साथ श्रोताओं के सामने इन सवालों का जिक्र ना किया जाए तो जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसके साथ न्याय नहीं हो सकेगा। ज्यादातर मीडिया सोर्सेस के हवाले से यह खबर प्रमुखता से छपी कि 12-13 वर्ष की उम्र में जलावन की लकड़ियों का गट्ठर जंगल से घर उठाकर लाते समय पहली बार लोगों को या स्वयं मीराबाई चानू को ऐसा लगा कि वो हेवी वेट लिफ्ट कर सकती हैं और ये समझते समझते कि अपनी इस क्षमता या प्रतिभा को वो एक अवसर में बदल सकती हैं, उनकी उम्र कोई 14 वर्ष के आसपास हो चुकी थी। इसके बाद शुरू होती है मीराबाई चानू के संघर्ष की एक लंबी दास्तां। हमने ये भी पढ़ा है कि शुरुआती दिनों में कभी चानू की ट्रेनर रही कुंजरानी देवी और स्वयं चानू ने भी बारवेल के अभाव में बांस के गट्ठर से भी वेटलिफ्टिंग का अभ्यास किया है। दरअसल इन खबरों का संदर्भ समझिए। हमारे पड़ोसी देश चीन में केवल ओलंपिक को ध्यान में रखकर पूरे देश भर से कोई 51,000 एथलीट्स ट्रेन यानी प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। इसके अलावा देश भर से लगभग 6 वर्ष की उम्र में, मैं चाइना की बात कर रहा हूं, इसके अलावा चाइना में देश भर से लगभग 6 वर्ष की उम्र के कोई 4,000 नए बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है, जिन्हें रूटीन लेवल पर अगले सत्र में 15-20 वर्ष बाद शेड्यूल्ड ओलंपिक की तैयारी के लिए आधिकारिक तौर पर इन ट्रेनिंग कैंप्स में भेजा जाना है और यह प्रक्रिया वहां दशकों से चल रही है। ये ट्रेनिंग कैंप अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होते हैं और बेहद पेशेवर तरीके से चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार 2013 के विंटर ओलंपिक की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए चीन ने अपने देश में ओलंपिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए $1 अरब यानी लगभग 75 अरब रुपए खर्च किए। मीराबाई चानू और उनकी कंटेंडर हो छी हुई के संदर्भ में आप भारत और चीन के एथलीट को मिलने वाली सुविधाओं में फर्क का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि अकेले वेटलिफ्टिंग के लिए पूरे चाइना में अंतरराष्ट्रीय स्तर के ढांचागत सुविधाओं से लैस केवल गवर्नमेंट वेटलिफ्टिंग ट्रेनिंग सेंटर्स की संख्या 50 से भी ज्यादा है। वहीं चानू ने लगभग 14 वर्ष की उम्र में अपने खर्चे पर गांव से 22 किलोमीटर दूर इम्फाल के एक प्रशिक्षण कैंप में रोज आना जाना शुरू किया। चानू ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि अक्सर वो अपने गांव से होकर गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर्स के भरोसे घर से निकलती थीं, जो उन्हें ट्रेनिंग कैंप तक छोड़ दिया करते थे। वहीं चाइना की अगर बात करें, टैलेंट हंट और टैलेंट सर्च के जरिए पूरे चाइना से मोस्ट प्रोस्पेक्टिव वेटलिफ्टर्स को सरकारी देखरेख में 8 वर्ष की उम्र से ही पेशेवर तरीके से प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया जाता है। राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप के विजेताओं को न सिर्फ चाइना में हायर रैंक गवर्नमेंट जॉब्स दी जाती है, बल्कि प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय विजेता एथलीट को तमाम एंडोर्समेंट के अलावा लगभग $200,000 यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए बतौर इनाम दिए जाते हैं। यह मैं चाइना की बात कर रहा हूं।
ऐसे में अगर भारत में भी टैलेंट सर्च और ट्रेनिंग का प्रॉपर मैकेनिज्म बिल्डअप किया जा सके और सही उम्र से नियमबद्ध प्रशिक्षण की व्यवस्था हो तो मीराबाई चानू जैसे एथलीट जो बॉर्न टैलेंटेड हैं वो भारत के हक में ओलंपिक की पदक तालिका की तस्वीर बदल दे सकते हैं। जिस देश में अकेले, गौर करिएगा, जिस देश में अकेले चोटी के 12 कारपोरेट घरानों पर बैंकों का 7,31,000 करोड़ रुपया बकाया हो, जिस देश में आजादी के बाद से अब तक के सबसे मुश्किल आर्थिक हालातों में भी 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल सकती हो, वहां कम से कम आप खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित ना कर पाने के लिए पैसों की कमी का हवाला तो नहीं दे सकते। असल में समस्या कहीं और है। जब तक हम राजनीति के चक्कर में उलझकर राष्ट्रीय गर्व और अस्मिता जैसे प्रश्नों को धार्मिक प्रतीकों के साथ जोड़कर देखते रहेंगे, तब तक हर 4 वर्ष में होने वाले ओलंपिक खेलों में हमें कभी मीराबाई चानू तो कभी किसी दूसरे पोस्टर गर्ल या पोस्टर बॉय के सहारे अपनी प्रतिष्ठा बचानी पड़ेगी। मीराबाई गोल्ड ला सकती थीं अगर समय से उनकी प्रतिभा को पहचान कर उनके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक खबर के मुताबिक मीराबाई चानू को ओलंपिक पदक जीतने के बाद लगातार दर्जन भर से ज्यादा बड़े ब्रांड्स के ऑफर मिल रहे हैं। न्यूट्रिशन, स्टील, टायर और ज्वेलरी के बड़े ब्रांड्स ने उनको एंडोर्स करने की इच्छा जाहिर की है। चानू की मैनेजमेंट कंपनी IOS स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर नीरव तोमर ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि ब्रिटानिया, अमूल, थम्स अप, स्विगी और VLCC ने भी चानू से संपर्क किया है। जरा गौर करिए, अभाव और आर्थिक संकट से जूझते हुए आज एक मुकाम हासिल करने वाली चानू में कारपोरेट अब अपना व्यवसायिक हित तलाश रहे हैं। सोचता हूं वाकई चानू की भुजाओं में बहुत ताकत रही होगी। अगर यही कारपोरेट हिंदुस्तान की माटी के होनहार खेल प्रतिभाओं को सींचने और सहेजने में अपनी उतरन के बराबर भी निवेश करते तो अकेली चानू को अपने कंधों पर 135 करोड़ की आबादी वाले देश की अपेक्षाओं का बोझ नहीं उठाना पड़ता। फिर भी कितने एथलीट और खिलाड़ी चानू की तरह किस्मत वाले हैं। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के अनुसार ओलंपिक हॉकी में 4 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले शंकर लक्ष्मण की चिकित्सा के अभाव में मौत हो गई। 1952 ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता KD यादव की भी गरीबी ने जान ले ली थी। 1954 में एशियन खेलों में सोना जीतने वाले सरवन सिंह को तो अपना पदक तक बेचना पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी असम की गोहिला ने 2008 से अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 13 स्वर्ण, 8 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। असम से आने वाली गोहिला 2016 से बिस्तर पर हैं और पाई पाई की मोहताज हैं। पिछले दिनों इलाज के लिए एम्स लाए जाने से पहले 1 वर्ष तक वो अपने घर कोकराझार में बिना किसी ट्रीटमेंट के पड़ी रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली संगीता झारखंड में एक ईंट भट्ठे पर काम करने के लिए मजबूर हैं। एक हिंदी दैनिक में खबर प्रकाशित होने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया, लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। पंजाब स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप की विजेता और नेशनल खेल चुकी मनजीत कौर के लिए पिता के गुजर जाने के बाद सरकारी मदद के अभाव में खेल जारी रखना संभव नहीं हो पाया। गरीबी का आलम कुछ यूं है कि जीवन यापन करने के लिए छाछ बनाकर बेचना पड़ रहा है। इस छोटे से वीडियो में इस तरह के सभी नामों का जिक्र संभव नहीं, पर इन चंद उदाहरणों में जो मैसेज छुपा है उसे समझने की जरूरत है। 2009-10 में तत्कालीन खेल मंत्री मनोहर सिंह गिल ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई को ऐसे खिलाड़ियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल खेला हो और अब बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसे खिलाड़ियों को कोई 20 से 25 हजार तक मासिक पेंशन देने की योजना थी। ना किसी योजना के लागू होने की खबर आई और ना ही किसी खिलाड़ी की कोई सूद ली गई। आपने इरफान खान अभिनीत हिंदी फिल्म पान सिंह तोमर तो देखी ही होगी, नहीं देखी तो देखिए। यूं ही पान सिंह तोमर एथलीट से डाकू नहीं बने।
पान सिंह तोमर को सिर्फ एक एथलीट के डाकू बनने की कहानी कहना ठीक नहीं होगा। वस्तुतः वो एक प्रतिभा और देश के प्रति समर्पण की बेकदरी का एक जीता जागता बयान है। कानों में ओलंपिक चिन्ह के प्रतीक की तरह दिखने वाली बाली पहनी मीराबाई चानू की पृष्ठभूमि और उनके संघर्ष की गाथा में हमें अपने उन सैकड़ों भूले बिसरे किरदारों का अक्स ढूंढना होगा जिन्होंने कभी भारत का मान बढ़ाया था। बहरहाल, हम टोक्यो ओलंपिक में भारत के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ हमारी राष्ट्रीय गौरव साइखो मीराबाई चानू के सुंदर और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 26 वर्ष की मीराबाई चानू में अब भी बहुत खेल बाकी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। किसी नए विषय की तथ्यपरक विवेचना के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।